दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक शोध प्रविधि यानी रिसर्च मेथडोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत शोध प्रविधि यानी रिसर्च मेथडोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। पहला प्रश्न है दोस्तों, जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्राप्त हो तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, दैव निदर्शन, अस्तरित निदर्शन या गुच्छ निदर्शन। तो सही उत्तर है दैव निदर्शन, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए, दैव निदर्शन या यादृच्छिक निदर्शन, जिसको रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है, और ये गणित की संभावना सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि के अनुसार समग्र की प्रत्येक इकाई को सैंपल के रूप में चुने जाने का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब अनुसंधानकर्ता व्यवस्थित ढंग से अपनी इच्छानुसार समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, संस्तरित निदर्शन, कोटा निदर्शन या दैव निदर्शन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। आप जान लीजिए दोस्तों, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन जब अनुसंधानकर्ता व्यवस्थित ढंग से अपनी इच्छानुसार समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तो उसे उद्देश्यपूर्ण निदर्शन या सैंपलिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकार का प्रतिचयन जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके संभाग प्रतिचयन, क्षेत्र प्रतिचयन, अभिनतिपूर्ण प्रतिचयन या अभ्यास प्रतिचयन। तो सही उत्तर है दोस्तों, भौगोलिक आधार पर जो प्रतिचयन किया जाता है उसे क्षेत्र प्रतिचयन या एरिया सैंपल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रतिचयन जो अस्पष्ट सुविधा के आधार पर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, संभावना रूपक प्रतिचयन, दैव प्रतिचयन, आकस्मिक प्रतिचयन या उद्देश्यात्मक प्रतिचयन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आकस्मिक प्रतिचयन। दोस्तों एक प्रतिचयन जो अस्पष्ट सुविधा के आधार पर किया जाता है उसे आकस्मिक या एक्सीडेंटल सैंपलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से डेटा का कौन सा एक द्वितीयक स्रोत है, आपको बताना है। साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन या सरकारी रिपोर्ट। तो सही उत्तर है सरकारी रिपोर्ट, ऑप्शन डी। दोस्तों साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली और अवलोकन प्राथमिक रिपोर्ट हैं, जबकि सरकारी रिपोर्ट द्वितीयक स्रोत होता है। द्वितीयक स्रोत वह होता है जिन्हें अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलन के लिए अन्य व्यक्तियों, संस्थाओं और सरकारी कार्यालयों से संकलित सामग्री का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीयक सामग्री से सूचना संकलित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि कौन सी है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है द्वितीयक सामग्री से सूचना संकलित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि जो है वो वैयक्तिक अध्ययन है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वैयक्तिक अध्ययन को केस स्टडी भी कहते हैं। दोस्तों ये द्वितीयक सामग्री होती है जिसे सूचना संकलित किया जाता है। प्रश्नावली और अनुसूची सूचना संकलित करने की प्राथमिक सामग्री है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंकड़ों का एकत्रीकरण, विश्लेषण और मूल्यांकन की जो योजना तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, सामाजिक अनुसंधान, अभिप्रेरणात्मक अनुसंधान, संगठित अनुसंधान या शोध अभिकल्प। तो सही उत्तर है शोध अधिकल्प। दोस्तों आंकड़ों के एकत्रीकरण, विश्लेषण और मूल्यांकन की जो योजना तैयार की जाती है उसे रिसर्च डिजाइन या शोध अभिकल्प कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्ररचना का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। देखिए आप देख सकते हैं, परिकल्पनात्मक, परीक्षणात्मक, वर्णनात्मक या अन्वेषणात्मक, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों परिकल्पनात्मक जो है ये शोध प्ररचना या रिसर्च डिजाइन का प्रकार नहीं है।
इसमें आप देखिए परीक्षणात्मक, वर्णनात्मक और अन्वेषणात्मक ये शोध डिजाइन के प्रकार हैं और शोध के उद्देश्य के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करने के लिए पहले से ही बनाई गई योजना की रूपरेखा को शोध प्ररचना कहते हैं। परिकल्पनात्मक शोध रचना का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन एक शोध प्रारूप नहीं है? विवेचनात्मक, अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक या अनुभवात्मक? तो सही उत्तर है अनुभवात्मक। दोस्तों आप देख लीजिए कि अनुभवात्मक शोध या एम्पिरिकल शोध का प्रारूप नहीं है, जबकि डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल यानी विवेचनात्मक, अन्वेषणात्मक और प्रयोगात्मक ये शोध प्रारूप की इकाई हैं, जबकि अनुभवात्मक शोध प्रारूप नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शोध प्रारूप से संबंधित नहीं है? देखिए J.W. क्रेसवेल, J.B. सिमोन्स, F.N. करलिंगर या A.B. थियर? तो सही उत्तर है J.B. सिमोन्स। दोस्तों J.B. सिमोन्स एक उपन्यासकार हैं जो शोध प्रारूप से संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी शोध प्ररचना शास्त्रीय प्ररचना के रूप में जानी जाती है? अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना, वर्णनात्मक शोध प्ररचना, प्रायोगिक शोध प्ररचना या फिर क्रियात्मक शोध प्ररचना? तो आप जान लीजिए दोस्तों, प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन ये शास्त्रीय प्ररचना के रूप में जानी जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शोध प्रारूप पूर्व परीक्षण, पश्चात परीक्षण, नियंत्रित समूह प्रारूप से संबंधित है? देखिए अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक या मूल्यांकन शोध प्रारूप? तो सही उत्तर है प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्व परीक्षण, दूसरा पश्चात परीक्षण और कार्यांतर परीक्षण। दोस्तों पूर्व परीक्षण में एक ही समूह का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद उसका परीक्षण किया जाता है। पश्चात परीक्षण में 2 समूहों को चुना जाता है, जिनमें एक समूह नियंत्रित समूह और दूसरा परीक्षणात्मक समूह कहलाता है। और कार्यांतर परीक्षण में ऐतिहासिक घटना के आधार पर अध्ययन किया जाता है, किंतु अनुसंधानकर्ता ऐतिहासिक घटना को दोहरा नहीं सकता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं दोस्तों, एकल समूह के साथ पूर्व परीक्षण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा एक चरण गलत है? समूह का पूर्व चयन, प्रशिक्षण, परीक्षण के पहले माप नहीं, परीक्षणात्मक चरों का प्रयोग या परीक्षण के पश्चात माप? तो सही उत्तर है परीक्षण के पहले माप नहीं। दोस्तों ये पूर्व अध्ययन परीक्षण के संदर्भ में ये चरण गलत है। और आप जान लीजिए कि एकल समूह के साथ पूर्व परीक्षण अध्ययन के संदर्भ में परीक्षण के पहले माप की आवश्यकता होती है। साथ ही परीक्षण का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है उसमें समूह का पूर्व चयन और परीक्षण के पहले की माप डी यानी डिफरेंस, जहां डी परीक्षण के पश्चात माप माइनस परीक्षण के पहले की माप होती है। अगला प्रश्न है, यह क्या है? इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार के अनुसंधान प्रारूप में किया जाता है? देखिए प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक या निदानात्मक? तो सही उत्तर है वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान। दोस्तों विवरणात्मक या वर्णनात्मक अनुसंधान उस अनुसंधान को कहा जाता है जिसमें वर्तमान हालातों का अभिलेखन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और उनकी व्याख्या की जाती है। ऐसे अनुसंधान में अपरिचालित चरों यानी नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स के बीच मौजूद संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसे अप्रयोगात्मक या सहसंबंधात्मक अनुसंधान यानी नॉन एक्सपेरिमेंटल आर्ट कोरिलेशन रिसर्च भी कहते हैं। ऐसे शोध में मूल रूप से व्हाट इज इट या यह क्या है का वर्णन किया जाता है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है का वर्णन और विश्लेषण करता है। अगला प्रश्न है, किसी समस्या का सनिरूपण उसका आधा समाधान होता है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। अगर जो देखा जाए तो दोस्तों ये कथन चार्ल्स कैटरिंग का है। चार्ल्स कैटरिंग यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप देख लीजिए।
किसी समस्या का सनिरूपण उसका आधा समाधान होता है, ये यानी ए प्रॉब्लम विल स्टेटेड इज ए प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। ये कथन चार्ल्स कैटरिंग का है। वह एक प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारक, इंजीनियर और व्यवसायी थे और इस प्रश्न के अंग्रेजी रूपांतर में कथन दिया गया है ए प्रॉब्लम वेल फार्मुलेटेड इज ए प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। तो दोस्तों ये कथन अमेरिकी आविष्कारक, इंजीनियर चार्ल्स कैटरिंग का है और इसमें विकल्प में कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्न में कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान प्रारूप से जुड़ा है? कोई वस्तु क्यों है, कोई वस्तु कैसी है, कोई वस्तु क्या है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न या ये प्रारूप सही नहीं है, क्योंकि व्याख्यात्मक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं के कारणों की व्याख्या करता है और इस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता ही अकेला वह व्यक्ति होता है जिससे अध्ययन प्रयोज्यों को उनको अपने स्वाभाविक सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश में प्रेक्षित या साक्षात्कार करते हुए जो जानकारी एकत्र की जाती है उसे अपनी तरह से समझकर संकलित प्रदत्तों से जो भी उपयुक्त अर्थ निकाला जा सकता है उसे सामने लाने की अपेक्षा की जाती है। प्रश्न अस्पष्ट है और लोक सेवा आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, मौखिक इतिहास पद्धति का प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है। पुरातत्वविद, अधीनस्थ इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता या अर्थशास्त्री। तो सही उत्तर है अधीनस्थ इतिहासकार। दोस्तों मौखिक इतिहास पद्धति का प्रयोग मुख्यतः अधीनस्थ इतिहासकार के द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा किसी विशेष समय में मौजूद लोगों के रहन सहन, कला, जीवन शैली, धर्म, अर्थव्यवस्था इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबाल्टर्न इतिहास लेखन से किसका नाम जुड़ा हुआ है? देखिए, सुरजीत सिन्हा, रामचंद्र गुहा, एन.के. बोस या रणजीत गुहा। तो सही उत्तर है रणजीत गुहा। दोस्तों भारत के उपाश्रयी या सबाल्टर्न लेखन के प्रमुख इतिहासकार, सबाल्टर्न स्टडीज का एक मुख्य संस्थापक रणजीत गुहा को माना जाता है। सबाल्टर्न स्टडीज के खंड 1 और 2 का संपादन रणजीत गुहा द्वारा किया गया और इन दोनों खंडों के सभी 14 लेख में भारतीय समाज में दलित वर्ग, काश्तकार, आदिवासियों के बारे में बताया गया है। एक लेख श्रमिकों से भी संबंधित है और प्रथम खंड में गुहा ने जो भूमिका और प्रस्तावना लिखे हैं वे निम्न वर्ग के प्रसंगों और एंटोनियो ग्राम्सी के आह्वानों से ओतप्रोत हैं। रणजीत गुहा ने सबाल्टर्न स्टडीज 1 के प्रथम पृष्ठ पर बड़ी प्रशंसा के साथ मातहत वर्ग का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शोध में वस्तुनिष्ठता का संबंध किस समाजशास्त्री से है? आपको बताना है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कम्ट या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मैक्स वेबर। दोस्तों आप जान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान शोध में वस्तुनिष्ठता का संबंध मैक्स वेबर से है। समाजशास्त्र के क्रमिक विकास के साथ सामाजिक अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करना संभव हो गया और आज के सामाजिक अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए प्रश्नावलियों, अनुसूचियों आदि के अतिरिक्त सांख्यिकी पद्धतियों और समाजमिति पैमानों का भी पर्याप्त चलन हो गया है। अगला प्रश्न है, किस एक को तथ्यों और सिद्धांतों के बीच की कड़ी माना गया है? आपको बताना है। पुस्तकें, उपकल्पना, आंकड़े या जर्नल्स। तो सही उत्तर है उपकल्पना को। दोस्तों उपकल्पना तथ्यों और सिद्धांतों के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है। उपकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का कौन सा एक आधार नहीं है? देखिए, तथ्य, चर, अवधारणाएं या पूर्वाग्रह। तो सही उत्तर है पूर्वाग्रह यानी प्रिज्यूडिस। दोस्तों तथ्य, चर और अवधारणाएं ये समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का आधार है जबकि पूर्वाग्रह इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? आपको बताना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि कौन सा एक जो है दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य, माध्यिका, बहुलक और काई वर्ग में से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? काई वर्ग। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में समानांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक हैं। काई वर्ग दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। काई वर्ग परीक्षण या चाई वर्ग परीक्षण एक अप्राचलिक यानी नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण विधि है। इसका मुख्य उद्देश्य दो गुणों के मध्य स्वतंत्रता की जांच करना है। काई वर्ग परीक्षण को विकसित करने का श्रेय
कार्ल पियर्सन को दिया जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, आपको बताना है। कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य, माध्यिका, बहुलक और टी टेस्ट में। तो सही उत्तर है टी टेस्ट। दोस्तों टी टेस्ट केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? माध्य, मध्यांक, बहुलक और मानक विचलन। तो सही उत्तर है मानक विचलन। दोस्तों माध्य, माध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने परिभाषित किया है कि तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है? देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है पीवी यंग, गुडे एवं हॉट, अर्ल बेबी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ये कथन गुडे एवं हार्ट का है, जो कहते हैं कि तथ्य जो हैं अनुभव प्रमाणित अवलोकन है, यानी फैक्ट इज एम्पिरिकली वेरीफाइएबल ऑब्जर्वेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहभागी अवलोकन का पद किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखिए HR बर्नार्ड, PV यंग, फ्रांज बोअस या ई लिंडमैन। तो सही उत्तर है ई लिंडमैन। दोस्तों आप जान लीजिए कि सहभागी अवलोकन का उल्लेख ई लिंडमैन ने 1924 में अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था, और सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता उस समूह का सदस्य बन जाता है जिसका वह अध्ययन करता है और उससे संबंधित तथ्यों को संकलित करता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर पुनः लौट आना पड़ता है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है गुडे एवं हार्ट का। दोस्तों आप जान लीजिए गुडे और हार्ट का कहना है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर पुनः लौट आना पड़ता है, जबकि PV यंग का मानना है कि अवलोकन नेत्रों के द्वारा एक विचारपूर्वक अध्ययन को सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं, साथ ही साथ पूर्णतया रखने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा CA मोजर कहते हैं कि अच्छे ढंग से अवलोकन को वैज्ञानिक जांच पड़ताल की शास्त्रीय पद्धति कहा जाता है, और ठोस अर्थ में अवलोकनों में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, ये किसने कहा है दोस्तों कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अंतिम वैधता के लिए अंततः अवलोकन के लिए वापस लौटना पड़ता है? तो उत्तर है गुडे एवं हार्ट, ऑप्शन C आपका सही उत्तर है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अंतिम प्रामाणिकता के लिए पुनः अवलोकन की ओर लौटता है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है WJ गुडे एवं हार्ट का कहना है कि विज्ञान ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन पर आधारित होता है और इसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर पुनः लौट आना पड़ता है, यानी साइंस बिगिंस विथ ऑब्जर्वेशन एंड मस्ट अल्टीमेटली रिटर्न टू ऑब्जर्वेशन फॉर इट्स फाइनल वैलिडेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक पद्धति की नहीं है? देखिए सत्यापनशीलता, वस्तुनिष्ठता, सामान्यीकरण या व्यक्तिनिष्ठता। तो सही उत्तर है व्यक्तिनिष्ठता। दोस्तों आप जान लीजिए कि व्यक्तिनिष्ठता जो है, सब्जेक्टिविटी जो है, ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं में शामिल नहीं है, जबकि वेरीफाइबिलिटी, वस्तुनिष्ठता और सामान्यीकरण ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं। व्यक्तिनिष्ठता या सब्जेक्टिविटी ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक अवलोकन का अर्थ वस्तुओं को देखना है किसके साथ? उद्देश्य के साथ, अनेक उद्देश्यों के साथ, बिना उद्देश्य के या महत्वपूर्ण बातचीत के लिए? तो सही उत्तर है वैज्ञानिक अवलोकन का अर्थ वस्तुओं को उद्देश्य के साथ देखना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि विज्ञान की लोकप्रिय परिभाषा है कि यह ज्ञान का क्रमबद्ध संकलन है? देखिए PV यंग, WJ गुडे एवं PF हॉट, PS कोहेन एवं E नॉगेल या कार्ल पॉपर। तो सही उत्तर है ऑप्शन B WJ गुडे एवं P हार्ट। आप जान लीजिए गुडे और हार्ट के अनुसार विज्ञान की लोकप्रिय परिभाषा है कि ये ज्ञान का क्रमबद्ध संकलन है।
प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति और भौतिक दुनिया का सुव्यवस्थित ज्ञान है या फिर भी इसका अध्ययन करने वाली इसकी कोई शाखा, जबकि सामाजिक विज्ञान मानव समाज की बनावट और इसके सदस्यों की क्रियाकलापों से संबंधित अध्ययन है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सत्यापनशीलता, निश्चयात्मकता, विशिष्टता। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये सभी वैज्ञानिक शोध की विशेषताओं में जो है, इसमें आप देखिए सत्यापनशीलता, निश्चयात्मकता और वैषयिकता, ये सभी वैज्ञानिक शोध की विशेषताएं हैं। विशिष्टता इसमें शामिल नहीं है। विशिष्टता नहीं बल्कि सामान्यीकरण ये वैज्ञानिक शोध की विशेषताएं हैं, विशिष्टता इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। देखिए, सामान्यतया, वैषयिकता, निश्चयात्मकता या एकता। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, निश्चयात्मकता। और आप जान लीजिए दोस्तों, वैज्ञानिक पद्धति की मुख्य विशेषताओं में सत्यापनशीलता, निश्चयात्मकता और वैषयिकता शामिल हैं। सामान्यतया, पूर्वानुमान ये सभी शामिल हैं, एकता इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, यह एक वैज्ञानिक की प्रशिक्षित आंखों द्वारा प्रघटनाओं, स्वरूपों और प्रक्रियाओं को देखने का एक ढंग है क्या? परिप्रेक्ष्य, आदर्श प्रारूप, सिद्धांत या मूल्य। तो सही उत्तर है पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य। दोस्तों परिप्रेक्ष्य जो है एक वैज्ञानिक की प्रशिक्षित आंखों द्वारा प्रघटनाओं, स्वरूपों और प्रक्रियाओं को देखने का एक ढंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक अभिमुखन की विशेषता नहीं है। देखिए, मूल्य मुक्त अध्ययन, क्या है का अध्ययन, सार्वभौमिकता या विषय परकता। तो सही उत्तर है विषय परकता। दोस्तों मूल्य मुक्त अध्ययन, क्या है का अध्ययन तथा सार्वभौमिकता ये वैज्ञानिक अभिमुखीकरण यानी साइंटिफिक ओरिएंटेशन की विशेषता है। विषय परकता या सब्जेक्टिविटी वैज्ञानिक अभिमुखन की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले समाजशास्त्री शोध में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था? ऑप्शन देखिए, इमाइल दुर्खीम, एच स्पेंसर, कार्ल मार्क्स या ए काउंट यानी ऑगस्ट काउंट। तो सही उत्तर है इमाइल दुर्खीम। दोस्तों इमाइल दुर्खीम ने सबसे पहले समाजशास्त्री शोध में तुलनात्मक पद्धति या कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग किया था और दुर्खीम तुलनात्मक समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा न मानकर स्वयं समाजशास्त्र मानते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक शोध की समस्या अध्ययन प्रणाली सहायता प्रदान करती है किसमें? कतिपय परिवर्तियों के बीच सहसंबंध स्थापित करने में, सामाजिक समस्याओं के निदान प्रस्तुत करने में, समाजोपयोगी नीतियों के निर्माण में या कुल मिलाकर अध्ययन के ढांचे को प्रदर्शित करने में। तो सही उत्तर है कतिपय परिवर्तियों के बीच सहसंबंध स्थापित करने में सामाजिक शोध की समस्या अध्ययन प्रणाली सहायता करती है। दोस्तों इस प्रश्न को अगर जो हम विस्तार पूर्वक समझें तो आप जान पाएंगे कि सामाजिक घटनाओं का स्वरूप प्रायः गुणात्मक होता है, लेकिन उसे परिमाणात्मक रूप प्रदान करके सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि प्राचीन काल से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन गुणात्मक रूप से किया जाता रहा है, अनुसंधानकर्ताओं ने व्यक्ति, परिवार, घटना, समुदाय, संस्था आदि का अध्ययन किया है, जिसे वैयक्तिक अध्ययन या केस स्टडी की संज्ञा दी जाती है। और इस विधि के द्वारा भूत और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी सामाजिक इकाई का सूक्ष्म, गहन और संपूर्ण अध्ययन ही वैयक्तिक अध्ययन अनुसंधान विधि है। वैयक्तिक अध्ययन विधि के मुख्यतः दो प्रकार हैं, एक तो विचलित वैयक्तिक विश्लेषण यानी डेविएंट केस एनालिसिस और पृथक नैदानिक वैयक्तिक विश्लेषण यानी आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस। प्रथम प्रकार के विश्लेषण में यानी विचलित वैयक्तिक विश्लेषण में अनुसंधानकर्ता एक साथ ऐसे दो व्यक्तियों को चुनता है जिनमें भिन्नता पाई जाती है, लेकिन उनमें किसी सीमा तक समानता भी पाई जाती है। जैसे दो जुड़वा बच्चों के अध्ययन को वैयक्तिक विश्लेषण के अध्ययन के रूप में माना जा सकता है। बच्चे जुड़वा हैं इसलिए उनमें समानता है, परंतु कुछ बिंदुओं पर असमानता है क्योंकि एक सामान्य है और दूसरा असामान्य। इसके अलावा अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के आधार पर ये देखने का प्रयास करेगा कि एक बच्चे में असामान्यता के पाए जाने का कारण क्या है, जबकि पृथक नैदानिक वैयक्तिक विश्लेषण विधि में अनुसंधानकर्ता वैयक्तिक इकाइयों का विश्लेषण उसके विश्लेषणात्मक समस्याओं के संदर्भ में करता है
और ऐसे अध्ययन में अनुसंधानकर्ता व्यक्ति के विगत जीवन में घटित घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण करता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो याद रखिएगा, सामाजिक शोध की समस्या अध्ययन प्रणाली कतिपय परिवर्तियों के बीच सहसंबंध स्थापित करने में सहायता करती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपने शोध प्रविधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा समाजशास्त्र विषय से आयोजित विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।